रिव्यू तो वैसे इस वीडियो में हम आज मंडे नाइट रॉ को करने वाले हैं, लेकिन दो आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये मिस्ट्री अटैकर का कोई दीन ईमान धर्म है या फिर नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जिस पे मर्जी होती है उस पे अटैक कर देता है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और मैंने कुछ आज के रिव्यू से नया स्टार्ट करने का प्लान किया है। अब देखो, मैं शोज को रिव्यू नहीं करने वाला क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आजकल जो रॉ स्मैकडाउन के शोज हो रहे हैं उसमें मैं रेट क्या करूं, कैसे करूं इसको। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें रेट करना है किसी तरीके से। तो अब से वीडियोस में होने वाले हैं रिव्यू के हम गधे हैं मूवमेंट। तो देखते हैं कितने ऐसे मूवमेंट निकलते हैं जहां पे हमें ऐसा लगता है कि WWE को ऐसा लगता है कि हम लोग गधे हैं। तो देखते हैं आज की मंडे नाइट रॉ में कितने मूवमेंट होते हैं, और वीडियो के एंड तक फिर देखेंगे ऐसे कितने मूवमेंट होते हैं, और वही होने वाली है किसी शो की रेटिंग। बाकी जो चीज़ शो पर अच्छी होंगी ऑब्वियसली उसके बारे में तारीफ करने से मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको दिखता है कि CM पंक निकल के आ रहे हैं, और CM पंक जैसे ही आ रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें वहां पे AJ ली भी नजर आती हैं। तो ये पता चल गया था कि आज शो पर AJ ली होने वाली हैं। और हमको सबसे पहले कमेंट्री टेबल से ये बता दिया गया कि ब्रॉन ब्रेकर जो है इंजर्ड हो गया है, और ये बताया हमको कि ट्रेनिंग के टाइम पर वो इंजर्ड हुआ है, और उनकी रिकवरी क्या है, वो कब वापस आएंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो इस चीज को WWE ने टेलीविजन पे एक्नॉलेज कर लिया था। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है बैकी लिंच के साथ में। बैकी लिंच कहती हैं कि कितनी और मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी। वो अपने रॉयल रंबल के एलिमिनेशन वाले मुद्दे से तो उभरी नहीं होती, और कहती है कि मैंने किसे आज कमबैक करते हुए देखा। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है AJ ली का। AJ ली मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, CM पंक को ज्वाइन किया था AJ ली ने, AJ स्टाइल्स तो नहीं बोल दिया गलती से। तो उसके बाद जैसे ही AJ ली निकल के आती है, AJ ली को बोलने का कुछ मौका मिला नहीं है, और बैकी लिंच ने सीधा बोला कि तू यहाँ पे क्या करने आई है। तो AJ ली ने बोला मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आई हूँ, मैं मैगजीन का आज मैच होने वाला है उसे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। तो बैकी लिंच कहती है तू ये जो हरकतें करती है ना, ये क्यूट बनने की, ये मत किया कर, ये क्यूट कहीं से भी नहीं लगता, तू बस यैप करती रहती है, तूने मेरी जो जिंदगी है उसको झंड कर दिया है। तो फिर AJ ली कहती मैंने कैसी तेरी जिंदगी को झंड कर दिया। ऐसे बिहेव कर रही थी AJ ली कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है बैकी लिंच के साथ में। वो कहती मैंने बस रेसल पलूजा में तो हराया था, मैंने बस वॉर गेम्स में तो हराया था, मैंने बस तुझे टाइटल ही तो कॉस्ट करवाया था। अब वो टाइटल वैसे ही बैकी लिंच के पास आ चुका है। बैकी लिंच कहती है कि चेंबर तेरे घर में है, शिकागो से वो होने वाली है, तू चाहती है मैं तेरे अगेंस्ट में जाऊं, मैं भी तेरी लाइफ को बर्बाद कर दूं। AJ ली कहती है कि अच्छा तो तू चाहती है कि हम 1-on-1 एक दूसरे के अगेंस्ट में जाएं, लेकिन मेरा तो एक डेकेड से कोई सिंगल स्मैश नहीं हुआ है, लेकिन तू गोट है, तो अगर मैं तुझे हरा दूंगी तो मैं गोट बन जाऊंगी, या अगर मैं तुझे हरा दूंगी तो मैं नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगी। ये सुनते ही बैकी लिंच की ऐसी तैसी होगी, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया भाई अगर इसने मुझे हरा दिया तो ये तो मेरे टाइटल के पीछे आ जाएगी। तो वहां से बैकी लिंच थोड़ा हेजिटेट करती है कि नहीं 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन AJ ली कहते चल ठीक है फिर मेरे को भी मैच नहीं चाहिए। अब बैकी लिंच को लड़ना तो है, मारना तो है AJ ली को। तो ये ऐसी स्टोरी दिखा रहे हैं कि बैकी लिंच को क्योंकि मारना है AJ को, लेकिन AJ भी ऐसे मैच में नहीं आएगी जब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ये स्टिपुलेशन बीच में डली गई कि ठीक है अगर AJ ली और बैकी लिंच का मैच होता है और बैकी लिंच ने AJ ली ने हरा दिया बैकी लिंच को, तो वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। और फिर उसके बाद गुस्से में वहां से बैकी लिंच चली जाती थी। जो एक्सपेक्टेड था कि इनका रेसलमेनिया में मैच होगा उसकी तरफ WWE ने जो बिल्ड है उसको बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं है। ये WWE ने जैसे करना चाहिए था वैसे ही किया है। और मैं तो बोलूँगा कि AJ ली ने अपने जो कैरेक्टर पर काम किया है, भले ही बहुत ज़्यादा डेप्थ अभी इसमें है नहीं, लेकिन वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद शो पर हमको नेक्स्ट जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और यहाँ पर हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 1 आने वाला है। तो जे उसो आते हैं, और जे उसो मतलब जे और जिमी उसो दोनों आते हैं, और इनका टैग टीम मैच था अगेंस्ट ओटिस एंड अकीरा टोजावा। और सही में मुझे लेजिट लगा इस मैच में ऐसा कि उसोस के पास से टाइटल जा सकता है। एक क्या खतरनाक वाला बॉच किया भाई जे उसो ने इसमें। एक तो वो कैटरपिलर लगा रहे थे, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन मतलब आप बोलो कि इतना 1 फीट का फासला रहा है जे उसो का वो सुपर किक कनेक्ट करने में। वो तो फिर भी पता नहीं एंड में जाके वो ऐसे कैसे गिर गए कि वो कैमरा में फिर भी थोड़ा सा सही लगा। जे उसो ने तो देखो ये बड़ी वाली चूक कर दी, लेकिन आप मत करना चूक अपनी हेल्थ को सीरियस ना लेने की। बहुत टाइम से देखो नेचुरल टीम के बारे में बात करी नहीं है, तो रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ। बताओ फिर इस साल से जिसने स्टार्ट किया था
नेचुरल टीन को कंज्यूम करने का, उसकी जो जर्नी है वो कैसी चल रही है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन, कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आरपंथ वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा जिम में एक्टिव नहीं रह पा रहा, लेकिन हाँ अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो मैं भी अपनी जो यूजुअल रूटीन है उसमें वापस आ रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपना जो प्रोटीन इनटेक है वो परफेक्ट रखने की ज़रूरत है। तो देखो आजकल ज़्यादा परेशान नहीं किया मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आरपंथ कोड यूज़ करके आप मस्त अपना जो प्रोटीन इनटेक है उसको फिक्स रख के अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो, अपनी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन वो बहुत गंदा वाला बॉस था, एक मोमेंट पर उन्होंने बिलीव करवा दिया था कि जैसे टाइटल चेंज होगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। वनडे फिनिशर के साथ में वो जीत गए हैं और इसके बाद शुरू होता है पोस्ट इंटरव्यू। और इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई अब हम रोड टू रेसलमेनिया में है, व्हाट इज नेक्स्ट, ऐसे ऐसे उनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई जे ऊसो, मैं चाहता हूं कि इतने से बात नहीं बनेगी, तो एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैच में उतर, तो एलिमिनेशन चेंबर में जा और उसके बाद तो दोबारा से मेन इवेंट जे ऊसो बन, तो दोबारा से इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर कर। तो ये था हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 1। सबसे पहली चीज, हम गधे हैं। जिमी यूसुफ क्यों बोलेगा भाई ऐसे, तुझे अपना नहीं देखना क्या? हम यहाँ फैंस मरे जा रहे हैं तेरे पीछे तुझे देखने के लिए कि भाई तू भी कुछ करे, तो अपना नहीं करे जे यूसुफ, तू आगे जा। तो WWE ने देखो बहुत ही ऐसा क्लेवर वे में दिखाया, तो ऐसे कि जैसे जे यूसुफ खुद नहीं जा रहा, जिमी यूसुफ जो कि उसका भाई है वो बोल रहा है, ताकि ऐसा बहुत ज़्यादा बैकलैश ना आए। लेकिन क्या सेंस बनता है इसका? तुमने 1 साल पूरा जे यूसुफ पर लगाया, उसके बाद तुम्हें पता है उस चीज़ का कुछ हुआ है नहीं है, अब तुम्हें फिर से जे यूसुफ को डालना है उसके अंदर, और फिर जे यूसुफ को तुम दोबारा से ऐसे क्वालिफाइंग मैच में डालोगे, आगे भी लेके जाओगे। तो फिर पता है फैंस क्या रूट करने वाले हैं, किसके लिए रूट करने वाले हैं। इन्हें भी पता है कि टैग टीम चैंपियनशिप के साथ उतनी रेलेवेंसी रहने नहीं वाली है। तो फिर जे ऊसो में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ट्रिपल एच के पोर्टफोलियो में चीज़ भी तो ऐड होगी कि उसने क्या जे ऊसो को वो स्टार बना पाया या नहीं बना पाया। क्योंकि भाई अनरियल से तो हमको सब पता चल गया कि इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी जे ऊसो के ऊपर। ये तो मुझे बहुत स्टूपिड चीज़ लगी है। तुम्हें डालना था तो सीधे सीधे बता देते हैं, लेकिन ये जो तुम ऐसी हरकत करते हो ना, ये है हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 1 आज की मंडे नाइट रॉ का। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। जब ये दोनों बंदे बंदियां अकेले आते भाई बहुत फ्रेश लगता है इनको देखने में, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा माहौल हो गया। पूरे जजमेंट डे को देखे कई बार मुझे जब वो सब रिंग में हो जाते लगता है अच्छा अब किसकी क्या स्टोरी है, कौन क्या बोलेगा, अच्छा किसने क्या बोला। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लगता है जब से लिव एंड डोमिनिक आते हैं। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो अपने आप को तो रॉयल रंबल विनर बोला लिव मॉर्गन ने, और डोमिनिक को वो बोलती है कि ये ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। कि लिव मॉर्गन कहती है कि जेड कारगिल और स्टेफनी वकैर दोनों की मेरे से लगी पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने किसी को भी पिक कर लिया ना भैया तो फिर तो तुम हार ही जाओगे। अब इसके बाद स्टेफनी का म्यूजिक प्ले होता है, वो आती हैं और वो कहते हैं तू बहुत ज़्यादा बकवास करती है। और उसके बाद डोमिनिक और ये स्टेफ के बीच में बहुत ज़्यादा इन्होंने स्पेनिश में बात करी है, जो कि मेरे पल्ले पड़ी नहीं कि वो क्या बोला उन्होंने। स्टेफनी फिर बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पिक करे ताकि मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ूँ। और उसके बाद उन्होंने बूता बोल दिया। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, ये स्पेनिश वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है, पता नहीं, मेरी तो इतनी अच्छी है नहीं डिक्शनरी, तो जिसको पता वो बता देना। इस पर फिर गुस्सा आ गया स्टेफनी को, उन्होंने थप्पड़ मार दिया डोमिनिक को। और हाँ आज रोज़ डे था है या पता नहीं क्या था, उस पर डोमिनिक ने लिव मॉर्गन को वो भी दिया था। तो बहुत सारे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में पति पत्नी देखते होंगे, ये पक्का लड़ाई करवाने वाला मोमेंट था कि देख डोमिनिक ने तो रोज़ दिया, क्या तूने मुझे रोज़ दिया। तो ये एक सेगमेंट था इनके बीच में। अभी तो शायद देख के अभी अगर मुझे देख के ऐसा बताना हो तो लग तो ये रहा है कि शायद लिव मॉर्गन ये स्टेफनी वकैर को ही पिक करने वाली रेसलमेनिया के लिए, बट प्लान्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच, आइवी नाइल वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस लायरा वाल्किरिया के बीच में। और कैसे आपके दिमाग में ये हल्का सा भी डाउट आ गया कि अगर इस मैच में रिया रिप्ली हैं क्वालिफाइंग मैच में तो वो इस मैच को नहीं जीतने वाली हैं। लायरा वाल्किरिया का हल्का सा चांस था, लेकिन रिया रिप्ली के सामने कोई चांस बन नहीं सकता है। रिया रिप्ली ये मैच जीत गई है और उनका जो स्पॉट है वो कंफर्म हो गया एलिमिनेशन चेंबर मैच में। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिंग में माइकल कोल, और वो बताते हैं कि रोमन रेंस ने अपनी जो चॉइस है उसको बना लिया है, अब वो सीएम पंक को फेस करने वाले हैं। और इस मैच को WWE कह रही है कि शायद अब तक का बेस्ट मेन इवेंट है, ग्रेटेस्ट मेन इवेंट है, ऐसे करके ये इसको हाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो भी सकता है, लेकिन अभी तो खैर इनको मार्केट करना पड़ेगा इसलिए ज़्यादा ऐसे बोल रहे हैं। और अभी मार्केट करने वाली बात अपने दिमाग में फंसा के रखना है। इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात है मेरे को बताने के लिए, तो वो बोलते हैं कि
जो OTC है वो बैटल करने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तभी बीच में से निकल के आ जाते हैं फिन बैलर। फिन बैलर कहते हैं कि मैंने CM पंक को हर्ट कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि इस बात का एडवांटेज रोमन रेंस को मिले। और फिन बैलर ने यहाँ पे कितने वो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। आपको याद होगा एक्सट्रीम रूल्स में एक बार मैच हुआ था, 2022 की बात है या 21 की बात है, आई थिंक 22 की बात है, जिस टाइम पे डीमन वाला कैरेक्टर था और वो ऊपर वाली रस्सी कट गई थी, जिसकी वजह से वो मैच का फिनिश इतना वियर्ड था। भाई कितनी गाली उस टाइम पे विंस मैकमैन को पड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि पहले भी रोमन रेंस मेरी चीज़ों का एडवांटेज ले चुका है और वो फिर से एडवांटेज लेने जा रहा है क्योंकि मैंने CM पंक को ऑलरेडी हर्ट कर दिया है। कहते हैं कि मैं आफ्टर थॉट होके थक चुका हूँ। आफ्टर थॉट बोला था, आफ्टर टॉक बोला था। मेरे को CM पंक चाहिए, मेरे को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए। तूने CM पंक मुझे मेरे टर्फ पे हराया, अब शिकागो में है और मैं भी तेरे साथ सेम चीज़ करूंगा, ऐसे वो बोलते हैं। तो वो एक तरीके से प्रपोज कर रहे होते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैच। एडम पियर्स आते हैं सिक्योरिटी के साथ, कहते हैं देख फिन बैलर भाई तेरा हो लिया, अब तू साइड हट ले, अब कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने तो सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन फिर CM पंक निकल के आते हैं जो कि इस एटीट्यूड में थे आज की पता नहीं, ऐसे जैसे हराया तो है उन्होंने CM पंक को, नहीं हराया तो है उन्होंने फिन बैलर को, लेकिन फिर भी कि जैसे चिड़े हुए हैं CM पंक बहुत ज्यादा फिन बैलर से। तो जैसे CM पंक आया भैया फिन बैलर की फट गई। और मुझे ये इतना बकवास लगा ना भाई, अगर तुम CM पंक के सामने बैलर को दोबारा दिखावे तो भाई उसे डरपोक क्यों दिखा रहे हो तुम, उसे दिखाओ तो सही ऐसे कि वो लेजेंड बंदा लगे। लेकिन WWE को वैसा करना है नहीं। CM पंक कहते हैं कि तू डिजर्व नहीं करता टाइटल शॉट, तू एक एस बीटिंग को डिजर्व करता है। फिन बैलर फिर कहते हैं कि ऐसे मैं तेरे से नहीं लड़ने वाला, तुझे जो टाइटल है वो ऑन द लाइन रखना पड़ेगा। पंक ने बोला कि चल ले भाई मैं रख लेता हूँ टाइटल ऑन द लाइन, उन्हें बिछा दिया ऐसे। एडम पियर्स कहता है नहीं 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 नहीं, हम मेन इवेंट जो है रोमन रेंस और CM पंक को उसको खतरे में नहीं डाल सकते। CM पंक ने बोला भाई मैं चैंपियन हूँ, मेरा भी तो कोई से होगा, मैं भी तो कुछ कह सकता हूँ, मेक इट ऑफिशियल। तो इतना उन्होंने चिढ़ा दिया। और भाई सबसे हम गधे मूवमेंट हमारे साथ तो नहीं हुआ लेकिन वहां के क्राउड के साथ हो गया। एडम पियर्स ने ऐसा हाइप किया CM पंक वर्सेस फिन बैलर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एट एलिमिनेशन चेंबर। तो वहां के क्राउड को पता नहीं ऐसा क्यों लगा था कि जैसे ये मैच यहीं पे होने वाला, लेकिन पूरा सब सेंटेंस तक सब बिल्कुल हाइप में था वहां का क्राउड। लेकिन जैसे ही एट एलिमिनेशन चेंबर बोला गया भाई वहां पे फिर जो है ये क्राउड जो है गुस्सा हो जाता है। और यहाँ से भी हम गधे हैं, एक मूवमेंट मिला मुझे और वो है ये फिन बैलर को जिस तरीके से ये दिखा रहा था। हमें पता है तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैच बनाना है, तुम ऐसे कैसे घुमा फिरा के इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हम गधे। और दूसरी चीज़ है कि तुम फिन बैलर के कैरेक्टर को कुछ ऐसा तो दिखा दो भाई कि हम ऐसा माने कि इसको दोबारा मैच मिल रहा है। एक तो वैसे भी पता है कि होना कुछ यहाँ पे है नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन एक बार को चलो तुम कुछ ऐसा कर देते कि थोड़ा सीरियसनेस आती फिन बैलर के कैरेक्टर में, वो भी उन्होंने नहीं करके दिया है। तो हम गधे हैं। मूवमेंट नंबर 2 आया इस वाले सेगमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट माइकल कोल होते हैं और वो यही फिर पूछ रहे होते हैं CM पंक से, क्योंकि सब तो खत्म हो गया। कहते हैं भाई तुम खतरे में क्यों डाल रहे हो मेन इवेंट मैच को, CM पंक से वो पूछते हैं। तो CM पंक कहते हैं कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ इस समय, मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ और मैं ब्रेव इनफ हूँ ये बात समझने के लिए, जानने के लिए कि बिना रिस्क के तो कोई रिवॉर्ड आता नहीं। और रोमन रेंस तूने मुझे बोला ना कि तू मेरे से नफरत करता है, तू नफरत मेरे से नहीं करता, तू नफरत इस बात से करता है कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ और तू उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लास्ट में यही बोलते हैं कि रेसलमेनिया एंड होगी तो मैं वॉकआउट करूंगा स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बाकी का CM पंक जो है वो क्राउड ने बोला था। तो माइक पे तो CM पंक का काम कमाल का ही रहता है, अमेजिंग ही रहता है। उसमें तो भाई आप बहुत घुस के भी निकालने की गलतियां कोशिश करोगे तो बहुत ही कम निकाल पाओगे। तो ये है थोड़ी स्पेशल बात CM पंक की। इसके बाद हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है जहां पे पॉल हेमन ब्लेम करते हैं एडम पियर्स को, कहते हैं कि भैया हर्निया की सर्जरी हो गई है, लाइफ थ्रेटनिंग है। एडम पियर्स कहते हैं भाई मैं भी नहीं चाहता कि ब्रॉन बेगर जो है गायब हो, लेकिन अब जो भी अब आगे फोकस करते हैं एलिमिनेशन चेंबर में। ऑस्टिन थेरी का क्वालिफाइंग मैच है आज और मैं पहले ही बोल देता हूं कि भाई इसमें तुम्हें इंटरप्ट या फिर किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। पॉल हेमन कहते हैं भाई तू प्यार से बोल रहा है या यारी दोस्ती में बोल रहा है। तो एडम पियर्स ने थोड़ा तो वहां पर समय मामला ऐसा ठंडा ही किया, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं अगर हमने इंटरप्ट कर दिया तो उन्होंने तो पंगे ले लिए। उसके बाद ब्रॉनसन रीड कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरी प्रॉब्लम है ये एडम पियर्स इस समय। तो एडम पियर्स के पीछे तो ये विजन वाले बंदे पूरी तरीके से पड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगा था कि शायद इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन ये तो अलग ही प्लान था विजन का। तो ये थोड़ी सी जो हीट है वो स्टिल दिखाने की कोशिश करते ही रहते हैं विजन और एडम पियर्स के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है, ये मैच तो पता नहीं क्या
क्या ही था, नैटी, नटालिया नहीं, अब उन्हें नैटी बोलना चाहिए, उनके कैरेक्टर में WWE ने एक फोर्स्ड चेंज किया है। मुझे नहीं पता कि क्या ये एक्साइट करने वाला है या किसी कोई स्टोरी बन सकती है आगे, थोड़ा पोटेंशियल तो है, लेकिन WWE इस पर डेफिनेटली काम नहीं करने वाली, वो भी मुझे पता है। नैटी वर्सेस मैक्सिन के बीच में पहले ही इन्होंने फोड़ा फाड़ी शुरू कर दी, शार्प शूटर उन्होंने अनाउंसर डेस्क के ऊपर लगाया, फिर सेव करने के लिए एजे ली आती हैं, बचा तो उन्होंने लिया, लेकिन फिर बैकी लिंच ने आके भी पीछे से उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इन्होंने ज़्यादा अभी समय लिया नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ही इसको पहले ही मंडे नाइट रॉ में जहाँ पे एजे ली आई हैं वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है एजे ली और बैकी लिंच की इस फ्यूड में। इसके बाद लॉस अमेरिकानोस वर्सेस जवान और ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच था, और भाई जवान ने इस मैच में क्या अपना कटर लगाया भाई, उधर से एक अमेरिकानो कूदता है और इधर से जवान निकल के आता है भाई, और उन्होंने इतना हवा में एयर डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करके वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन, तुम उसमें ऐसा है कि तुम्हारे सारे एक्सेस एक्स वाई जेड सब बिल्कुल सही फिट होने चाहिए, तभी वो मूव वैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। एक हमारा जे उसो भी सुपर की वो कैटरपिलर लगा रहा है कि उसको इंटरप्ट कर रहा है, और एक भाई हमारा यहाँ पे जवान भी ये मूव हिट कर रहा है, बहुत ही मस्त वो लगा। मैच तो ये लोग जीत ही गए थे, और उसके बाद जो ओजी हमारा एल ग्रांडे है उसने अनमास्क करने की कोशिश करी, लेकिन क्या आपको लगता है WWE अभी ऐसा करने वाली है? तो अभी इस स्टोरी को इतना घसीटेंगे, इतना घसीटेंगे, इतना घसीटेंगे कि आपको ये जानने की चुल ही खत्म हो जाएगी कि अनमास्किंग होने कब वाली है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट था गुंथर का, और ये हम गधे हैं मूवमेंट नंबर 3 आता है मंडे नाइट रॉ से। भाई तुमने गुंथर को इतना तगड़ा दिखाया, उसने गोल्डबर्ग को हराया, उसने जॉन सीना को रिटायर किया, उसने एजे स्टाइल्स को रिटायर किया, उसने रोमन रेंज के छक्के छुड़ा दिए थे रॉयल रंबल मैच में लास्ट में, और तुम गुंथर को क्या देते हो आज? सिर्फ एक बैक स्टेज सेगमेंट कि हाँ भाई गुंथर, जब तुम किसी सुपरस्टार के ऊपर इस लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि जब वो वीकली शोज के ऊपर आता है तो उसको ऐसे तो बुक करो कि वो लगे कि हाँ भाई इसकी कुछ बुकिंग हुई है, WWE इसके बारे में कुछ सोच रही है। हम पता है कि तुम अभी शायद एलिमिनेशन चेंबर में इमीडिएट कुछ नहीं सोच रहे हो उसके बारे में, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई। तुम सोचो, जब तुम इतना किसी, मतलब ये मुझे जो इनकंसिस्टेंट चीजें दिखती है वीकली शोज पे, ये बहुत ज्यादा बकवास लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है ओ भाई ओ ऐसा मूवमेंट आ गया एकदम से, अगले हफ्ते कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि अच्छा इसको शायद सीरियस लेना ही नहीं था। बहुत ही बेसिक BS यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई मैं वॉकआउट करूंगा रेसलमेनिया से, सबकी रेल बना दूंगा, मैंने सबकी रेल बना दी और मैं वॉकआउट करूंगा WWE चैंपियन। बहुत ही बेसिक बात, पता नहीं ये तो भाई जब तुम्हारा गुंथर फेवरेट बॉय है तो कम से कम उसके साथ ही तुम सही कर दो, तो उसके साथ सही नहीं हो रहा तो सोचो बाकी जो फैंस के फेवरेट हैं और जो WWE के क्रिएटिव लोगों के फेवरेट नहीं है उनसे तो फिर क्या ही उम्मीद रख सकते हो। और फिर आता है शो में मैच, और ये एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच था, पेंटा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एले नाइट के बीच में। इस मैच में चुल हो गई विजन की, ये निकल के आ जाते हैं लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड, और ऑस्टिन थ्योरी को ऐसा भी लगा कि भाई इसमें तो मूवमेंट मिलने वाला है मैच बिल्कुल आसानी से जीतने का, क्योंकि एले नाइट की तो तोड़ाई हो जाती है, सुनामी भी उनको लगा दी गई है, और भाई फिर एडम पियर्स निकल के आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ऑस्टिन थ्योरी ने स्टॉम्प लगाया, उसके बाद उन्होंने पिन किया, लेकिन पेंटा ने खींच लिया ऑस्टिन थ्योरी को, और फिर इसके बाद यहाँ पे हुडी में एक बंदा निकल के आता है, और एट दिस पॉइंट मैंने तो अपना दिमाग, अपने ब्रेन सेल्स खर्च करना छोड़ दिया इसके ऊपर कि वो बंदा कौन है, क्योंकि अलग अलग बंदे निकल के आते हैं और शक्लें किसी की कुछ दिखती नहीं है। तो हुडी में उस बंदे ने किक और स्टॉम्प किया है ऑस्टिन थ्योरी को, और उसके बाद फिर एले नाइट ने इसका फायदा उठा लिया और एले नाइट ने BFT हिट कर दिया और एले नाइट ये मैच जीत गए। तो भाई ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि जब आपके पास पेंटा भी है उस मैच में और ट्रिपल एच किसी मैच को बुक कर रहा है, तो फिर उस मैच में ये एले नाइट की विक्ट्री कैसे हो गई है। बट जो भी है, किसी भी तरीके से एले नाइट को इस मैच में विक्ट्री मिल गई है, और उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ जो अपना स्पॉट है एलिमिनेशन चेंबर में उसको सिक्योर कर लिया है। तो ये मंडे नाइट रॉ थी, रेट इसको करेंगे नहीं, लेकिन हम गधे हैं, 3 मूवमेंट मंडे नाइट रॉ से मिले, और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे घुस के नहीं निकाले जो ऊपर ऊपर से देखे, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। हम गधे हैं वाले मूवमेंट तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम गधे हैं, ये 3 मूवमेंट थे आज के मंडे नाइट रॉ से कि हम लोग गधे हैं। और जिन चीज़ों की मैंने बात करी कि मंडे नाइट रॉ को रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी आपको बताने के लिए, सबसे पहले तो भाई फाइनली वो चीज़ बाहर निकल के आई है जो मुझे लग रहा था कि आने वाली है और ये चाहिए भी थी। तो भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि अब WWE के जो इंटरनल लोग हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हायर अप्स की बात हो रही है, वो खुश नहीं है ट्रिपल एच की बुकिंग को लेके जो वो रेसलमेनिया के लिए कर रहे हैं। कि एक पॉइंट पे लगता है कि ये प्लान है और
जब लगता है कि अब यही प्लान है, यही वर्किंग प्लान है, तभी उस प्लान में WWE फिर से चेंज कर देती है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ें हैं जैसे विंस मैकमैन के टाइम में होती थी, इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि इस पॉइंट पर जो रेसलमेनिया की टिकट सेल्स है वो अभी जो भी हैं उससे बेटर होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं है। तो भाई इस बार जो पेपर्स के ऊपर भी काम है वो पसंद नहीं आया है WWE के लोगों को, जो कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं ट्रिपल एच से। तो जब ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली भाई अभी ऐसे कुछ मूव्स करने वाले हैं, कुछ तो पैनिक वाला जो माहौल है वो क्रिएट होने वाला है। और मैं इस चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसको क्यों एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये तो भाई एक ट्रिपल एच की सरदर्दी होने वाली है। अब देखते हैं यहाँ से कैसे जो चीज़ें हैं वो हमको बदलती हुई दिखाई देती हैं। एंड सेकंड चीज़, रोमन रेंज का जो रोड टू रेसलमेनिया का पूरा शेड्यूल है वो भी सामने आ गया है, वो कहाँ कहाँ पर किस किस शो पर आने वाले हैं। तो जो अगली रोमन रेंज की अपीयरेंस होने वाली, मे भी हो सकता है इसमें कुछ और ऐड भी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 2 मार्च का जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, वहाँ पे रोमन रेंज आएंगे। उसके बाद 16 मार्च, 23 मार्च और 30 मार्च के जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड हैं, तीनों ही शोज़ पर रोमन रेंज प्रेजेंट होने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो 13 अप्रैल का एपिसोड है और ये रोड टू रेसलमेनिया के लिए गो होम मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, वहाँ पे भी रोमन रेंज प्रेजेंट होने वाले हैं। तो इसका मतलब कि ये थोड़ा बहुत फुल टाइम ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस आपको दिखने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें जो और डेट्स हैं वो ऐड होने वाली है। और आई होप मैं डिलुलू में नहीं हूँ, जो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीच में भी थोड़ा बहुत जो स्पेस है और शोज़ में काम करने का वो बाकी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा, आरपंत वाला कोड यूज करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।